अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी पर। आज हमारे साथ भारत से आए एक मेहमान मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनली एक अदाकार हैं। उनके क्रेडिट पर 2 मेगा सीरियल्स हैं, जिसमें एक सीरियल महाराजा रंजीत सिंह के नाम से जो कि राज बब्बर साहब ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे रंजीत सिंह, और सेकंड प्ले उनका बंटवारा जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शेड्स उस करैक्टर में नज़र आ रहे हैं। तो देर ना करते हुए मज़ीद आपको मिलवाते हैं हम अपने आज के मेहमान से। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर इजलाल अली खान। वजीर मोहतरम, शाह अफगानिस्तान की ये किस दोस्ती की बात कर रहे हैं आप? हम लोगों की आपसे कैसी दोस्ती? बाज अपने शिकार से दोस्ती की बात कर रहा है। सूबेदार रंजीत सिंह? नहीं फतेह अली खान साहब, अपनी रियासत को गवाऊं और सूबेदारी पाऊं, अपनी आजादी को बेचूं और गुलामी को गले लगाऊं। फतेह अली खान साहब, आपने मेरे घर में घुस के मुझको तमाचा मारा है और अच्छा हुआ कि मेरे आदमी यहां नहीं है, वरना उन्हें मुझे रोकने में बहुत मुश्किल होती। आप जज्बाती हो रहे हैं रंजीत सिंह। कोई मुझे मेरी मां के नाम पर गाली दे और मैं जज्बाती भी ना हूं। जी मैं उसके साथ में ही था, लेकिन अचानक वो कैसे जा सकता है? और वो जा कहाँ सकता है? वो भी बट और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं ये ब्याह नहीं करना चाहता, इसलिए जा रहा हूं। राम, मरने से पहले मनुष्यों की दुनिया में मुझे राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आत्मा बनकर मैं रावण हूं। अपने दुख मैं खुद दूर करूंगा। अपनी बिछड़ी हुई पत्नी मंजरी को मैं खुद तलाश करूंगा। पैसे तो कभी भी आ सकते ने। मैं कुछ समझा नहीं। दार जी, मैनू मेरी जमीन का हिस्सा दे दियो। उन्हां दी जमीन मेरे कोल अमानत है। उन्हां दी अमानत नहीं, ऐ कहो कि तुसी सारा खर्चा हरजीत दी पढ़ाई दे उत्ते करना चाहते हो। दार जी, किवें दी लगी कार? बड़ी सोहनी है पुत्र। हुणे लेके आया फुल कैश पेमेंट दे के। जो जमीन बंजर हो जाए ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? जद गां दुध देना बंद कर देना बेबे, ਤਾਂ गां ਨੂੰ ਵੀ बेच ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ 80 ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ। दोस्ती की ऐसी तहरीर जिसका एक एक लफ्ज दुश्मनी के अंदाज में डूबा हो, जिसके अल्फाजों से मक्कारी और घमंड की बू आ रही। दोस्ती का दम भरती ऐसी तकरीर को हम ही क्या, तवारीख भी याद रखेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से मैं हैं? ठीक हूँ। अच्छा, तो आप हमारे मेहमान हैं और आप भारत से पाकिस्तान आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने पाकिस्तान कितने टाइम के बाद विज़िट किया है? मैंने लास्ट विजिट किया था 2018 में। 2018 जी। में, ओके। और उसके बाद अब पाकिस्तान आए हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा हम आपके बचपन की तरफ अगर चलें, कि मैं जानना चाहूँगी कि आपका बेसिकली ब्रॉटअप कहाँ का है और आपकी पैदाइश कहाँ की है, क्योंकि आप पाकिस्तान भी आते रहते हैं और आप इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है और ब्रॉटअप कहाँ का है? थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए प्लीज़। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, शाहजहाँपुर। ओके। जो ये लखनऊ के पास पड़ता है। वहीं मेरी की पूरी पैदाइश पढ़ाई, है आपकी? जी, मेरी पैदाइश और पढ़ाई वहीं पर हुई। ओके। और मैंने स्टार्ट थिएटर से किया था। तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ का जो लोकल थिएटर था, मेचर थिएटर ग्रुप, अभिव्यक्ति नाट्य मंच था। हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल होगा आप लोगों के लिए, अभिव्यक्ति नाट्य मंच। अभिव्यक्ति नाट्य मंच। ओके ओके, डिफिकल्ट। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। शस्त्र रख दिए थे घुसुओं ने रणभूमि में, उनको किया चला युधिष्ठिर की वाड़ी में।
पाकर हत्थाओं ने पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता ने अपराध और सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनको वध कर डाला। धर्मराज होकर भी बोले नाशा गुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से हूँ मैं पशु मात्र, एक अंध पर पशु। और उसके बाद मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया, भारतीय हिंदू एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। Okay. ये लखनऊ में होता है, और वहाँ से मैंने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया। और फिर मैंने NSD में काम किया। मैं पास आउट नहीं हूँ NSD से, लेकिन मैंने वहाँ के डायरेक्टर के साथ प्ले किए पास आउट होने के बाद। एज एन एक्टर काम जी किया? जी हाँ जी, एज एन एक्टर। ओके। और एकेडमी से पास आउट होने के बाद हमको FTII पुणे, जो फिल्म इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ पे रेफ़र किया गया। तो वहाँ से मैंने फिल्म ओरिएंटेशन कोर्स किया, शॉर्ट टर्म कोर्स वहाँ से किया। फिर दिल्ली में थिएटर करते हुए, जो अब इसको मैं नसीब भी कह सकता हूँ कि जब मैं अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो मिस्टर राम गोपाल बजाज हैं, वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं लैला मजनू प्ले कर रहा था। तो उसमें मेरा लीड कैरेक्टर था। थिएटर प्ले था आपका? जी, ये थिएटर प्ले था स्टेज पे। तब तक मेरी शुरुआत नहीं हुई थी टीवी पर, तो मैं मजनू बना था उसमें। ओके। तो वहाँ पर राज बब्बर, मिस्टर राज बब्बर, उन्होंने वहाँ विज़िट किया। वो भी एक इत्तेफाक था कि उनकी वाइफ जो नादरा मैम है, नादरा बब्बर, वो एक प्ले कर रही थी NSD में। तो वो शायद अपनी वाइफ से मिलने आए थे, और वो प्रोजेक्ट की तैयारी में थे, महाराजा रंजीत सिंह की, जो मेरा डेब्यू है। ओके। उन्होंने मुझे वहाँ प्ले में देखा और बजाज साहब से बात की कि ये लड़का कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये मजनू का। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट था? हाँ, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। रंजीत सिंह जो आपने काम किया है, महाराजा मेरी टीवी की भी शुरुआत हुई, और फॉर्चुनेटली मुझे एज अ लीड कैरेक्टर मिला। इतना बड़ा कैरेक्टर करने का मौका मिला। कभी सन्नाटे में उस रात का हाल तलाश करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ उसका जवाब यहाँ नहीं है। ये मंत्र मेरी जबान पर जैसे ही आता है, हकला कर रुक रुक कर अदा होता है। सारे अल्फाज कपकपाते, लड़खड़ाते, बेजान से गिर जाते। मैं देखता हूँ बिच्छू अपने डंक को उठाए हुए, छिपकली नुमा जानवर चट्टानों से चिपके अपना सर इधर उधर हिलाते। सांप को रेंगते फुंकारते सुनता हूँ, जो रेत पर अपनी निशानी छोड़ देते हैं। कुदरत के ये करिश्मात मेरी समझ में नहीं आते। गर्मी की तपती हुई धूप में, फंदे में जकड़ा हुआ हरण, मैं देखता हूँ डबडबाते आंसू उसकी आंखों में खौफ झलकता है। उसे कैसे बताऊं, मैं तो उसके पास अमन का पैगाम लेकर आया हूँ। और आपका पहला प्रोजेक्ट ही जो है वो आपके लिए एज अ ब्रेक साबित हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर तो कर ही रहा था, लेकिन हाँ, टीवी में मौका वहाँ से मिला मुझको। तो डिफरेंस आपको क्या फील हुआ जब आप थिएटर कर रहे थे? तो आप थिएटर को ज़्यादा एंजॉय करते थे, या जब आप टीवी में आए तो क्या डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा करें कि आपकी फीलिंग्स क्या थी? हाँ, स्टार्ट में कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती, लेकिन चूंकि हमारा जो बैच था वो FTII से जस्ट हम लोग वहाँ से होकर आए थे, तो हमारी जो कैमरा क्लासेस थी वो हो चुकी थी, तो एक कैमरा का डर निकल चुका था। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई कैमरा फेस करने में। एंजॉय किसको ज़्यादा किया आपने? थिएटर, एज अ थिएटर आर्टिस्ट आपको ज़्यादा मज़ा आता था काम करते हुए, या अब आप जो है वो एज एन एक्टर टीवी पे जिस तरह काम कर रहे हैं तो आपको एंजॉय? मैं अगर डिटेल में बात करूं तो दोनों की फॉर्म अलग है। स्टेज का अपना अलग फॉर्म है हमें, और कैमरे का एक अलग ही। एज एन एक्टर मुझे जहाँ भी काम मिलता है तो मैं का चांस नहीं मिलता ना वहाँ पे आपके पास आर्टिस्ट एज अ थिएटर में। वहाँ रीटेक का चांस नहीं मिलता है, वो तो एक जाहिर सी बात है। लेकिन मेरे लिए एज एन एक्टर मैं जहाँ पर भी मुझे काम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर अपना 100% दूँ। तो पाकिस्तान आना जाना किस हवाले से होता है? आपकी फैमिली पूरी इंडिया में ही रहती है? हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली वहीं से है, तो यहाँ क्या चीज़ें जो खींच लाती है? एक्चुअली बंटवारे के वक्त
मेरी जो डैडी की फूफो थी वो माइग्रेट कर गई थी यहाँ कराची में। ओके। तो फिर मैंने बचपन से ही यहाँ से फैमिलीज़ को आते हुए देखा है, तो एक वो दिली मोहब्बत थी हमेशा से पाकिस्तान जाना लगा आना रहता है। था हमारी पहले भी? फैमिली तो कम आई पाकिस्तान, लेकिन यहाँ से वहाँ ज़्यादा आते थे, और उसके बाद मेरी यहाँ शादी हो गई, वाह तो फिर जबरदस्त। आना जाना लगा रहता है। ओके, तो बेसिकली पाकिस्तान आपका ससुराल है। हाँ जी या ये कहें कि मैं दामाद हूँ यहाँ पर। ओके, सो शादी आपकी अपनी फैमिली में ही हुई है? जी जी जी। सो फैमिली में अभी कौन कौन है आपके, मतलब कितना टाइम हो गया है शादी को, और वाइफ क्या करती हैं आपकी, इसी फील्ड से हैं या? नहीं, वाइफ तो हाउस वाइफ है। ओके। शी इज़ माई सेकंड कज़न। ओके। घर पे मेरे डैडी होते हैं, मम्मी, और हम 2 भाई हैं। तो आपकी फैमिली में कोई और भी मीडिया से है या आप ही हैं सिर्फ? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही था जो सो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस फील्ड है या क्या है, डैडी जॉब मेरे करते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरे डैडी कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर, ओके, जी हाँ, बिजनेस जी हाँ, फील्ड से ही है वो, जी, जी, कंस्ट्रक्शन, जी। ओके। और भाई बैंक में जॉब करते हैं दुबई में। ओके। हाँ जी, और छोटे भाई का मेडिकल का अपना बिजनेस है। तो ये आपको कैसे शौक हुआ, मतलब मीडिया में आने का, और किस तरह से, मतलब और फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हुई, मतलब कन्विंस करना उनको? हाँ, स्टार्ट में चूँकि कहते हैं कि आप एक्टिंग फील्ड में होते हैं तो आपकी पढ़ाई तो कमी होती है, तभी आपका रुझान उधर जाता है। एग्जैक्टली। अदरवाइज तो आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाते हैं। तो ग्रेजुएशन भी बस मैंने ऐसे ही कर लिया था, डैडी बोलते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये होता है तो, कि जो एक्टिंग फील्ड में अच्छा, आ जाता है, फिर एजुकेशन। ग्रेजुएशन तक एज सच बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन आपने कुछ कौन भी सी नहीं फील्ड किया में था। किया था? मैंने आर्ट फील्ड में किया था। आर्ट्स फील्ड हाँ में, जी। ओके। उस टाइम क्या प्लान्स थे आपके, कुछ था बचपन से था कि एक्टर बनना है, या कुछ और बनना चाहते थे, या मतलब? हाँ, माइंड में तो planning था, थी? माइंड में था, एक्टर माइंड बनना में था कि बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है, ओके। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें नहीं थी। ये इंस्पिरेशन किसको देखकर आई, मतलब जैसे होता है कोई आइडियल एक्टर था जिसको देख के ये शौक हुआ कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही जाना है, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ जब फैमिली सब बिजनेस से है? 2004 में थिएटर ज्वाइन किया था, तो उस वक्त तो खान सी बॉलीवुड में अभी तक हैं, तो उस वक्त शाहरुख, सलमान, इन्हीं लोगों को देखकर कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब ग्रेजुएशन हो गया तो उसके बाद मेरी फूफो ने मुझको कहा कि अगर तुम्हें बॉम्बे जाना है तो तुम्हें थिएटर से स्टार्ट करना चाहिए। ये पुप्पो आपकी सास तो नहीं है? नहीं, वो मेरी वहाँ पर इंडिया में। ओके। सो उन्होंने बेसिकली आपको थोड़ा मोटिवेट किया कि मतलब मॉडलिंग की तरफ हाँ, आना मुझे चाहिए? क्योंकि थिएटर यानी हम लोग हिंदी में नाटक बोलते हैं, तो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे लगता था मैं डायरेक्ट बॉम्बे जाऊँगा, बस हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब शाहजहाँपुर में मैं थिएटर ज्वाइन किया और थोड़ा टाइम वहाँ पर गुजरा, और जब फर्स्ट टाइम जो थिएटर के जो मेरे ओनर थे शमीम आज़ाद भाई, जब उन्होंने कहा कि जलाल आओ सामने आओ, थोड़ा बताओ कुछ करके, तो आटे दाल का भाव पता चल गया। I was shivering, मतलब मेरे पैर कपा रहे थे। फिर मैंने BNA में मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन 1 साल भी मेरा बस ऐसे ही जा रहा था। जब भी स्टेज पे मैं आता था वो एक डर था अंदर कहीं ना कहीं ऑडियंस का। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आपने मतलब स्टडी किया है ये सारा जो आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में आपको क्या डिफरेंस फील होता है? जो वहाँ पे आपने सीखा वो आपको यहाँ काम आ रहा है, या प्रैक्टिकल लाइफ आपको टोटली अलग लग रही है? कि मतलब बहुत सारे एक्टर ऐसे भी होते हैं ना जो स्टडी करके नहीं आते, और वो गॉड गिफ्टेड एक्टिंग उनको लगता है कर सकते हैं, वो बन जाते हैं। तो आप इसको क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे? वाकई सीखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, या वैसे भी आप बन सकते हो? नहीं, कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा नहीं सकता है, वो आपको पॉलिश तो ज़रूर कर सकता है। जब तक आपके अंदर से गट्स नहीं है, जब तक आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। हाँ, मैं करना चाहता था और मुझे एक इंस्टीट्यूट मिल गया। फर्स्ट ईयर तक मैं कुछ नहीं कर पाया था। अच्छा, वहाँ पर मुझे रोल भी नहीं मिल रहे थे ज़्यादा बड़े, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे हम लोग। लेकिन शायद मेरा नसीब चेंज हो रहा था कि NSD से बजाज साहब, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, राम गोपाल बजाज जी, जब वो एज ए फैकल्टी वहाँ पर आए तो उन्होंने वहाँ पर 2 प्ले किए थे। वो बहुत ही फेमस प्ले था अंधा युग। ये एक महाभारत की स्टोरी है। महाभारत तो पाकिस्तान में भी फेमस है, वहाँ पर उसमें एक कैरेक्टर होता था अश्वत्थामा का।
तो उन्होंने मुझे वो लीड रोल दिया। वो मेरी पहली शुरुआत थी स्टेज पे एज अ लीड रोल। ओके। और वो लीड रोल ऐसा नहीं था कि नॉर्मल हो, लीड रोल की भी अपनी एक किस्म होती है। वो बहुत ही एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे, जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि नसीर साहब भी वो रोल कर चुके हैं, राज बब्बर साहब भी वो रोल कर चुके हैं। मतलब एज एन एक्टर आप चाहते हो कि वो रोल आपको मिले स्टेज पर करने के लिए, और वो रोल सर ने मुझे खुद दिया। अब पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा कि वो बस वहाँ से जो मेरा डर निकला, जैसे जैसे मैंने उस रोल को तैयार किया, वो प्ले हुआ, बजाज साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए मेरे उस रोल से। और कहीं ना कहीं फिर वो डर जाता रहा, जो एक डर मेरे अंदर था कि जब मैं स्टेज पे आता था, वो डर खुद ब खुद निकल गया उस रोल की तैयारी में। ओके। अच्छा, ये चीज़ फिर हम लोग FTI चले गए, जब वहाँ से पास आउट हुए हम लोग। लेकिन बजाज साहब ने मुझे वहाँ पर, उनके माइंड में कुछ चल रहा था, उन्होंने आपको उस नज़र से देख लिया हाँ, होगा। मतलब उन्होंने वो रोल भी दे दिया और कुछ चल रहा था जो मैं बाद में बताऊंगा। ओके ओके श्योर। तो हम लोग FTI में भी इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई बजाज साहब की, क्योंकि FTI फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पूना में। तो वहाँ पर थिएटर के लिए टीचर्स को बुलाते हैं कि जो फिल्म के स्टूडेंट हैं उनको थिएटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इत्तेफाक ये था कि जब हम पहुँचे तो बजाज साहब फिर वहाँ पर आ गए, वहाँ पर मौजूद थे वो वहाँ पर वो मौजूद थे। तो उनसे फिर हमारा इंटरेक्शन हुआ। पास आउट होने के बाद हाँ, मैं कुछ दिन अपने घर पे था कि उनके असिस्टेंट की कॉल आई। मैं चला गया, मुझे तब भी कुछ नहीं पता था कौन सा प्ले है क्या है। वो था लैला मजनू। ओके। बजाज सर ने मुझे दिल्ली बुलाया, उन्होंने कहा कि यू आर डूइंग मजनू। मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अब मुझे NSD में रहकर यहाँ पर तैयारी करनी होगी, तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करना होगा। अच्छा, वहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये हुई कि लैला मजनू की पूरी टीम थी, जिसमें जो अभी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं ज़ीशान अय्यूब, काफ़ी पॉपुलर नेम है, वो लैला के फादर बने थे। तो सब ने ये एतराज़ किया कि आप BNA का स्टूडेंट क्यों ले रहे हैं। तो बजाज साहब ने कहा नहीं, कोई कुछ भी कहे, मुझे इसी को लेना है। खैर, वो प्ले आगे बढ़ा, वो काफ़ी फेमस हुआ, फिर मेरा रोल काफ़ी पसंद किया गया। लैला मजनू की हम लोग लास्ट रिहर्सल कर रहे थे, हमारा रन थ्रू था। तो ये भी एक नसीब की बात कहूँ मैं कि लास्ट रन थ्रू स्टार्ट होने से पहले मैं बाहर आया स्टेज से, और मेरी नज़र पड़ी फर्स्ट टाइम कि सामने कोई पहचानी सी शख्सियत बैठी हुई है। तो वो राज बब्बर थे। ओके। तो मैंने करे राज सर, तो मैं वापस आया, मैंने बजाज सर के कान में कहा सर वो राज बब्बर आए हुए हैं। अच्छा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बोले अच्छा राज बैठा है, क्योंकि बजाज साहब उनके वो टीचर रह चुके हैं NSD से, वो NSD पास आउट हैं NSD से राज सर। लेकिन आपके लिए वो नॉर्मल फीलिंग्स नहीं थी? मेरे लिए नॉर्मल फीलिंग थी। तो मैंने सर अगर आप पूछिए राज सर से अगर रिहर्सल देख सकें हमारी। बोला अच्छा मैं जाता हूँ, बोले तुम स्टेज पे जाओ। तो फिर मुझे नहीं पता चला कि वो कब आए और कब चले गए। हमारा प्ले स्टार्ट हो चुका था रिहर्सल। 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में था, बजाज साहब की कॉल आई मेरे पास कि वो शायद राज की कॉल आएगी तुम्हारे पास और वो कुछ सीरियल बना रहे हैं, और मैंने उनसे बात कर ली, अगर वो तुम्हें लेते हैं इन फ्यूचर तो जो भी हमारा प्ले वगैरह होगा हम उसके लिए तुम्हारे लिए टाइमिंग निकाल लेंगे। अच्छा, मुझे तब कुछ भी नहीं पता था क्या होगा, और वही हुआ कि उनकी शाम को उनके PA की कॉल आई मेरे पास, और वहाँ से TV की शुरुआत हुई मेरी। और उसकी शूटिंग अमृतसर में हुई थी। अच्छा, तो आपको मतलब फॉरेन से लीड कैरेक्टर्स मिल गए, तो क्या इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी? मतलब व्हाट डू यू थिंक, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा देखें, प्रीवियस बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, तो मतलब अपने आप को लकी मानते हैं कि इतनी स्ट्रगल नहीं करनी, या स्ट्रगल की है? मतलब सब कुछ एक फैक्चुअल तरीके से आप अगर बताएं कि कितनी स्ट्रगल आपने की है। ईमानदारी से कहूँ तो बॉम्बे आने के बाद स्टार्ट हुई है, क्योंकि यही होता है कि आप जितना भी थिएटर कर लें या जितने भी आप रोल कर लें, बॉम्बे आकर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। अच्छा, ओके। अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है फिल्म की, और जाहिर सी बात है कि मेरी बैकग्राउंड नहीं थी फिल्म से,
तो जो भी कोशिश या जो भी मेहनत करनी थी वो मुझको फैमिली बैकग्राउंड खुद की बात करनी थी। कर रहे हैं या अपना एक्सपीरियंस की बात कर रहे नहीं मैं फिल्म के फैमिली बैकग्राउंड की बात Family कर रहा background हूँ। तो strong जाहिर सी है, बात है कि उस मेरी हवाले से। कोई नहीं थी। Okay, तो बॉम्बे okay. में तो मैं बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करनी थी। बॉम्बे आकर मैंने एक दो प्रोजेक्ट तो एज अ लीड मुझे मिले, लेकिन नसीब से शायद वो आ नहीं पाए फ्लोर पर, शूटिंग कुछ की रुक गई। अच्छा, आपने जो कैरेक्टर परफॉर्म किया, लीड कैरेक्टर महाराजा रंजीत सिंह में एज अ रंजीत सिंह, तो उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करने में आपको कितना टाइम लगा और आप खुद कैसी पर्सनालिटी रखते हैं, अपने बारे में बताएं, और उस कैरेक्टर की कैसी पर्सनालिटी थी, उसको अडॉप्ट करने में आपको कितने दिन लगे ऑनेस्टली? ये तो मेरा नसीब है कि मुझे इतना बड़े एम्परर का रोल करने का मौका मिला, और उस सीरियल को काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी मतलब मैं सच कहूँ तो पूरी दुनिया से जितने भी हमारे सिख कम्युनिटी है वो आज भी अगर सीरियल देख लेते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ये रोल किसने किया था। अच्छा, इत्तेफाक से इंडिया में उनके ऊपर कोई फिल्म भी नहीं बनी आज तक, तो वो राज सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसके बाद कई साल के बाद कोशिश की प्राइवेट चैनल पे लाने की कुछ प्रोडक्शन हाउस ने महाराजा रंजीत सिंह को, लेकिन शायद उन्होंने उसमें इतना फिक्शन कर दिया था उसको कि वो चला नहीं, 2 महीने में बंद हो गया। तो अभी तक जो भी उनकी लाइफ पे बना वो हमारा ही सीरियल है। तो अच्छा, अच्छी बात ये थी कि वो एपिसोडिक था, तो जो भी शूट उन्होंने स्टार्ट किया वो यंग एज से किया। तो मैं इन दैट टाइम आई वाज वेरी लीन, तो उनको कम एज भी चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा जो कम कितना उम्र थी। टाइम तो पहले की बात है जब आपने ये प्रोजेक्ट किया था? कितने साल पहले की बात? ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था 2005 में। 2005 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ओके। राज सर ने जो किया था, तो वो उसकी शायद शूट उन्होंने पटियाला में की थी, और 15 एपिसोड शूट होने के बाद कुछ बजट के इश्यूज आए थे या कुछ प्रॉब्लम थी कि वो सीरियल रुक गया था ओके 4-5 साल। तो इसकी शूट स्टार्ट हुई है 2008 में, ओके। जहाँ से मैं जुड़ा, और 16th एपिसोड से ही उनको रंजीत सिंह को सामने लाना था। तो वहाँ से हमारा शूटिंग 2008 में हुई थी और ऑन एयर 2010 में हुआ था। लेकिन ये जब से ऑन एयर हुआ है पिछले 10 सालों में, ये आज तक ऑन एयर ही है। ये जब भी ख़त्म होता है तो किसी न किसी चैनल पर ये रिपीट होता रहता है, वाओ। क्योंकि उन सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता लोग हूँ। आपको भूल नहीं पाते उस तो प्रोजेक्ट की शायद वजह वो से। चीज़ हाँ रिपीट होती रहती है तो उनके माइंड में रहती है। लेकिन वो बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स चलते हैं इंडिया के। ये बात ज़रूर है कि यहाँ के एपिसोड्स आपने देखे Yes, होंगे yes, yes. 26, 27, Indeed. लेकिन वहाँ के 100+ चले जाते हैं, और फिर भी पता नहीं कहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करवा के कुछ करवा के। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एक लॉन्ग टर्म तो वो एक ही लेकिन प्रोजेक्ट में मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ के लोग वहाँ के सीरियल को पसंद करते हैं, ऐसा है, और यहाँ के सीरियल वहाँ ज़्यादा देखे जाते या हैं, वहाँ ज़्यादा बहुत देखे जाते हैं। मैं आपसे आगे पूछूंगी भी, आप पहले इसी को कंटिन्यू रखें कि उस कैरेक्टर को आपको अडॉप्ट करने में और उतारने में कितना टाइम लगा? हाँ, वो कैरेक्टर का मैं ये बता रहा था कि चूँकि रंजीत सिंह की लाइफ की जो स्टार्ट थी वहीं से शूट स्टार्ट हुई, और पूरे एंड तक वो एपिसोडिक वाइज हमने शूट किया, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, इशू नहीं हुआ। पहले यूथ का रोल था तो मैंने इजीली निकाल दिया लेकिन बाद में जब उसका लीप लेना था, रंजीत सिंह का एज ज़्यादा दिखानी थी, तो मेरी बियर्ड वगैरह भी थोड़ी बढ़ानी पड़ी थी। वैसे तो एक्चुअल थी लेकिन थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ी। तो फिर मुझे राज सर ने कहा था कि तुम्हें अभी इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर में जाना होगा, और तो फिर मैंने कोशिश की, और अब मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ मुझे बहुत पसंद करते हैं राज सर, उनकी पूरी फैमिली इस रोल के लिए। अच्छा, अब मैं आपसे नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जो करंट अभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है बंटवारा, और उसमें भी आप एक लीड रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, और जैसे आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने बताया कि उसमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव बोथ शेड्स हैं उसमें आपके, तो थोड़ा सा उसके अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कि वो किस तरह से नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव है तो वो क्यों है? ये एक चंडीगढ़ के पास ही एक स्टोरी है एक्चुअल जो उन्होंने दिखाई है। उसमें 2 फैमिली दिखाई हैं, जो हमारे ताया की फैमिली होती है, उसमें उनकी एक बेटी है, और जो हमारे बाऊजी हैं उनके 3 बेटे हैं, और मैं सबसे बड़ा बेटा बना हूँ, कर्नैल सिंह। ओके।
तो वैसे तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन बीच में ट्विस्ट आ जाता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, फैमिली चाहती नहीं है और मैं शादी करके आ जाता हूँ। ओके, फिर तो वो मुझे आपका नेगेटिव है? वो नेगेटिव नहीं था, वो एटीट्यूड था, मतलब कि मैंने नहीं सुनी अपने माँ बाप की और मैं शादी कर कर आ गया। ओके। तो वहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं फैमिली में, और मैं ही फिर शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है अगर आपको मुझे नहीं रखना है घर में तो बंटवारा कर दो, मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन दे दो, मैं चला जाता हूँ घर छोड़ के। उस प्ले का नाम बंटवारा रखा गया है। तो शुरुआत मुझसे हुई बंटवारे की, फिर जैसे जैसे आप सीरियल में आगे बढ़ते हैं उसमें चीज़ें चेंज होती रहीं और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं घर में रहा। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जो मेरे ससुर बने हैं तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, वो बीमार हो जाते हैं, मैं उनके बिज़नेस को कैप्चर कर लेता हूँ और मेरे अंदर लालच आ जाती है, मेरे अंदर नहीं, मेरे कैरेक्टर के अंदर। ओके ओके। तो वो उनके बिज़नेस को हड़पना चाहता है कर्नल सिंह। तो फिर वहाँ पर आधे एपिसोड के बाद, सीरियल के बाद सॉरी, वो नेगेटिव हो जाता है, तो उसकी वाइफ भी उसको समझाती है कि ये मत करो, तो वो लालच में आकर अपनी ज़मीनें बेच देता है, अपने भाई की बेच देता है ज़मीनें। ओके। तो बाद में फिर जब वो सब कुछ चला जाता है हाथ से, तो फिर वही ससुर उसकी हेल्प करते हैं और उसको फिर समझ में आता है, तो वापस वो अपने, चूँकि एक्चुअल जो पंजाब की स्टोरी है कि जो किसान होते हैं वो अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं, तो बाऊजी और ताया जी का यही दिखाया है उसमें। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो यही कर रही है, ज़मीनें बेच रही है, अपना बिजनेस कर रही है, वो किसान नहीं बनना चाहती। तो मेरी और जो मेरा भाई बना है वो हम दोनों की सोच सेम दिखाई है कि हम किसान नहीं बनना चाहते, हम ज़मीन बेच देते हैं अपनी। कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, वही ओल्ड जनरेशन, हाँ, ओल्ड जनरेशन, अगर आप बिल्कुल यही पॉइंट है वहाँ का। लेकिन एंड हैप्पी एंडिंग की है, दिखाने की कोशिश की है कि आप वापस, हम फिर अपनी किसानी की तरफ वापस आ जाए। और अभी आपका ऑन एयर है, चल रहा है अभी करंटली? ये जस्ट अगस्त में ऑफ एयर हुआ है, ये फरवरी से ऑन एयर था क्योंकि एपिसोडिक था, 130 एपिसोड का था ये, तो जस्ट अभी अगस्त में ये ऑफ। अच्छा, घर पे कौन आपके ड्रामे देखना पसंद करता है और आप खुद कितना अपने आप को टीवी पे देखना पसंद कर रहे होते हैं? मोस्टली यूजुअली होता है ना, एक्टर्स इतना बिजी होते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स देख ही नहीं पा रहे होते, तो व्हाट्स यू आर बेसिकली, आप अपने प्रोजेक्ट कितना खुद देखते हो और कितना उसको देख के सीखते हो कि हाँ ये मैं बिल्कुल, आपने ये सच कहा, और बेहतर कर सकता था? मैं यही देखने के लिए, सीखने के लिए हम अपने आप को देखते हैं, वरना अपने आप को देखना शायद इतना नहीं पसंद दूसरों की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इसीलिए देखता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लुक्स कैसे आ रहे हैं, हाँ। और मैंने कहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ कि मैं उसको सुधार सकूँ, उसको इवैल्यूएट करने के लिए आप उसको देखते हैं, एपिसोड्स हाँ, देखते हैं? मैं देखता हूँ। ओके। और घर पर कौन शौक से देखता है आपके ड्रामे लगाकर, और तो अप्रिशिएट कौन करता है, कोई है? सभी लोग देखते हैं लेकिन मम्मी ज़्यादा करती हैं। अच्छा। तो वो तो माँ का दिल ही ऐसा होता है कि कुछ भी है वो उनको देखना ही है, और वो देख देख के दूसरों को भी बताती हैं कि देखो इजलाल का आने वाला है सीरियल। अच्छा, तो क्या पहली दफ़ा ऐसी कोई फीलिंग अगर आप शेयर करना चाहें, एक प्राउड फीलिंग कि जब आप स्टार बन गए और लोगों ने, मतलब पेरेंट्स को बोला कि ये आपका बेटा, इसको देखा है टीवी पे, ऐसी कोई फीलिंग थी और आपको लगा कि हाँ दिस इज़ द प्राउड मोमेंट? फर्स्ट थिंग, मैं स्टार तो नहीं बना हूँ, हम थिएटर वाले हैं, हम तो कभी शायद स्टार नहीं हो सकते, या हम खुद को नहीं कहेंगे। That's a good thing, down to earth रहना चाहिए। तो हाँ, फैमिली में जाहिर सी बात है खुशी होती है। अच्छा, ये फील्ड ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अच्छा, दूर तक फैमिली में कोई नहीं है, कजन्स वगैरह कोई मीडिया से नहीं है? कोई नहीं। तो क्या पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं, या कभी ये सुना है कि यार ये कौन सी फील्ड में आ गए हो, ये तो मतलब जॉब करो, ऐसा कुछ है? जब हमें काम नहीं मिलता है तो नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं फैमिली के। मैंने तो गिव अप नहीं किया, लेकिन फैमिली में आने लगती हैं, कब तक आप बॉम्बे रहोगे, और ये तो परमानेंट नहीं है, हाँ परमानेंट जॉब नहीं है ये, जॉब करो, बिल्कुल घर का बिजनेस है अपना, वापस आ जाओ, यहाँ रहो। ये चीज़ें फेस की आपने? मैंने भी फेस की, बिल्कुल फेस की, लेकिन मैं लगा रहा, मैंने गिव अप नहीं किया। बीच में मेरे काफ़ी मैंने कलर्स पे भी काम किया, एक बानी इश्क दा कलमा आया था सीरियल, और सोनी पे भी किया है, बाकी एपिसोडिक भी किए हैं, जिसमें शायद यहाँ भी पॉपुलर होंगे अदालत और फियर फाइल्स वगैरह। ओके। हाँ जी, सहारा पे काम किया है। फेवरेट प्ले जो आपने परफॉर्म किए हैं, इतने करैक्टर्स परफॉर्म किए हैं माशाल्लाह से आपने, सो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा करैक्टर है जो आपको परफॉर्म करके मज़ा आया हो, एंड विच इज़ योर फेवरेट, ऑन फेवरेट? सबसे बेस्ट प्ले मेरा लैला मजनू है, जिसमें मैंने किया।
मैं ये स्टेज की बात कर रहा हूँ। एक प्ले मैंने और किया था, उसका मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं उसको ज़्यादा नहीं कर सका। वो साहिर लुधियानवी की लाइफ के ऊपर, उसमें भी मुझे लीड रोल करने का मौका मिला। माशाल्लाह, you are lucky in तो that point of view. वो इंग्लैंड की एक डायरेक्टर थी प्रमला लिहांटे, तो मैं बॉम्बे जा चुका था और वहाँ पे मैं थोड़ा दिल्ली में फेमस हो गया था ये कहूँ। तो उनको पता था कि मुझे उनको एक कैरेक्टर चाहिए था साहिर के लिए। उस प्ले का नाम है साहिर हिज लव एंड लाइफ्स। उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, उनकी पूरी हिस्ट्री दिखाई है ये कौन से चैनल के लिए था? नहीं, ये ना, ये मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ। स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो वो बस मुझे उसमें अफसोस ये होता है कि उसके हम ज़्यादा प्ले नहीं कर सके। उसके 1-2 शो के बाद वो बंद हो गया, वो वापस चली गई थी इंग्लैंड और वो प्ले बंद हो गया। तो मैं चाहता था कि उसके और शोज़ होते तो मुझे और उसमें और परफॉर्मेंस करने का मुझे मौका मिलता। टीवी में तो जाहिर सी बात है कि रंजीत सिंह बड़ा रोल है, जिसने आपको ब्रेक दिया, वो आपका फेवरेट है? हाँ जी। और जाहिर सी बात है कि अभी तक वो देखा जा रहा है, यूट्यूब पे हो या हमारे चैनल पर हो। बाकी बीच में सीरियल तो चलते ही रहे हैं थोड़े बहुत, और हमारे प्लेस भी होते रहते हैं। जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि इंडिया के ड्रामे जो है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, और पाकिस्तानी ड्रामास जो है वो इंडिया में पसंद किए जाते हैं। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई ऐसे ड्रामा जो आपके लिए फेवरेट हो? फर्स्ट सीरियल मैंने देखा था जो मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया था, वो था धूप किनारे। और ऐसा मैंने सुना भी था कि वो इंडिया में भी ऑन एयर हुआ था, क्योंकि उस वक्त PTV इंडिया में आता था, ऑन एयर होता। तो मैंने उसको DVD कहीं से अरेंज की, मैंने वो देखा। तो वो जो आपके राहत काज़मी साहब हैं, मैं फ़ैन हो गया। मतलब जो वो उन्होंने कैरेक्टर किया, मैं कुछ ऐसा कैरेक्टर करना चाहता हूँ, सीरियस रोल। मुझे पसंद है सीरियस रोल करना, या कुछ सैड हो, एग्रेसिव हो। कॉमेडी से मैं भागता हूँ। अच्छा। ओके। एनीवेज, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने पाकिस्तानी सीरियल देखना स्टार्ट किए। उस 2010 के आसपास मैंने देखा था सीरियल आपका मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा। वो बहुत हिट हुआ था, और वो DVD मैंने मंगाकर अपने फैमिली में दिखाई, दोस्तों को दिखाई। मतलब हर आदमी फ़ैन हो गया कि यार ये सीरियल है पाकिस्तानी, इतने अच्छे, मतलब हम क्या देखते हैं। क्योंकि मेन स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी होगी तो अच्छा, फिर कंटेंट। और हमारे यहाँ हैं पॉपुलर सीरियल, लेकिन लंबे हो जाते हैं, तो उसकी ज़्यादा चल रहे होते हैं, एंड नहीं हो पाता है। तो कोई भी रियलिटी बेस्ड नहीं होते। हाँ, कोई भी स्टोरी हो, अगर उसका एंड हो रहा है और जल्दी हो जाता है, तो फिर आपको देखने में भी वो चीज़ मज़ा हो जाता है। वहाँ तो एंड ही नहीं है ना। तो आपका बेसिकली फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है पाकिस्तान में, विच यू लाइक मोस्ट? जब हमारे इंडिया में ज़िंदगी चैनल स्टार्ट हुआ, तो वहाँ तो फिर पाकिस्तानी सीरियल ऑन एयर हो रहे थे इंडिया में। उस वक्त यूट्यूब पे हम ज़्यादा सीरियल देखते भी नहीं थे, तो वहाँ से इंडिया में सभी लोगों ने सीरियल देखना स्टार्ट किए, और फिर वहाँ के आर्टिस्ट को वहाँ काम भी मिलने लगा, आपके आर्टिस्ट को। तो वो जो आपका हम सफ़र सीरियल था, फवाद खान, मतलब सिर्फ मैं नहीं, शायद पूरा इंडिया फ़ैन हो गया था उनका, उस सीरियल का और फवाद खान का। तो वो हो गए, या हुमायूं सईद साहब, उनका भी जो सीरियल सबसे बड़ा हिट हुआ है, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। तो वो तो कमाल का सीरियल है, मतलब कमाल का। सही बात कहूँ कि एक्टिंग में कमाल कर दिया हुमायूं सईद साहब ने। उससे पहले शायद मैंने उनके इतने सीरियल नहीं देखे थे एज एन एक्टर, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी करते हैं आपके कुछ सीरियल को। लेकिन उसमें उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है, और आयज़ा खान तो हैं कमाल के एक्टर, वो तो हर कैरेक्टर में फिट बैठ जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में काम करने के क्या इरादे हैं आपके? मतलब अगर आपको यहाँ कोई ऑफ़र आती है तो क्या प्लान्स हैं, कोई फ्यूचर प्लान्स बताइए अपने वो इंडिया के प्रोजेक्ट्स का और यहाँ का। और अगर यहाँ आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप कौन सी फीमेल एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? काम एज एन एक्टर, एक एक्टर के लिए आप ये सवाल पूछेंगे तो शायद यस होगा कि एज एन एक्टर मुझे कहीं भी काम मिले, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ का कुछ अलग ही मसला है, क्योंकि बचपन से ही एक्साइटमेंट रहा है पाकिस्तान के साथ, फैमिली से हम लोग अटैच थे, यहाँ के क्रिकेटर्स पसंद हैं बचपन से। Who is your favorite cricketer? वसीम अकरम। Wow. तो
शायद मैंने उनको देख के बॉलिंग भी मैंने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दी थी। OMG शायद मुझे पता भी नहीं था, जब होश आया तो पता चला अच्छा मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। ओके खैर इतना फॉलो कर रहे थे आप। हाँ जी हाँ जी। तो मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, बेशक काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे दोनों मुल्कों के हालात हैं उसमें चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव आपको लगती हो, जहाँ से आपकी खूबसूरत यादें हों और जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो? विच इज़ दैट प्लेस? लास्ट टाइम मेरे कज़न मुझको 2 दरिया लेके गए थे, तो Okay. वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट भी किया और बाद में डिनर भी किया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत मतलब, क्योंकि बॉम्बे और कराची में कुछ खासा फ़र्क नहीं है। अच्छा ओके हाँ जी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये लोकेशन है आपकी कराची में 2 दरिया की, वो शायद बॉम्बे में हमें नहीं मिलती है देखने को, ओके वाह ज़बरदस्त। इसलिए। अच्छा फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है? और मतलब पाकिस्तान में ऐसी कौन सी ट्रेडिशनल डिश है विच इज़ योर फेवरेट और आपको लगता हो कि यहाँ की स्पेशलिटी है? एनीथिंग इन नॉन वेज। ओके लेकिन मैं कुछ सी फूड भी पसंद करता हूँ जिसमें प्रॉन्स हो गए, लेकिन वैसे मैं मुगलई ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मुगलई जिसमें बिरयानी हो गई या कढ़ाई हो गई, तो वो भी मेरी वाइफ ने सजेस्ट की थी। अब तो शान मसाले आपके इंडिया में भी होते हैं, तो मुझे आपकी रेसिपी खाने का मौका मिल जाता है इंडिया में भी। वो टेस्ट आपको वहाँ वो मिल टेस्ट मिल जाता है मुझे, क्योंकि आप obviously वाइफ की वजह पाकिस्तान से। से हाँ जी, जो हाँ जी, है हाँ वो जी। अपनी बीवी लेकर गए हैं और डेफिनेटली वो टेस्ट आपको वहाँ मिल जाता है। अच्छा दूसरा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने ड्रामाज और थिएटर में काम किया है, तो मूवीज़ की तरफ क्यों नहीं आया अभी तक? फिल्म की तरफ आने का कोई प्लान है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल मेरा इरादा है, लेकिन मैंने खुद एफर्ट्स नहीं किए फिल्म की तरफ, क्योंकि मैं टीवी में ही अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। सेकंड थिंग, फिल्म में चूँकि मेरा बैकग्राउंड है नहीं, तो खुद ही स्ट्रगल करनी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहा हूँ, और बाकी तो नसीब की बात है कि कहाँ तक जाता हूँ। अभी तक कोई फिल्म ऑफर हुई है इंडिया में? नहीं, मुझे फिल्म ऑफर नहीं हुई, Okay. क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने खुद ही ना Try कभी नहीं किया ऑडिशन ही नहीं दिया फिल्म के लिए, ना Okay. कोई एफर्ट्स किए। तो पाकिस्तान में आप ड्रामा की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिल्म की तरफ? अगर आपको ऑफर हुई तो क्या करना चाहेंगे? ड्रामा। Plan क्या है? ड्रामा? फर्स्ट तो मेरी प्रायोरिटी ड्रामा ही है, ओके। लेकिन अगर फिल्म के लिए भी होती है तो ड्रामास का कंटेंट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कंपैरेटिवली टू फिल्म? क्योंकि मेरा स्टार्ट भी थिएटर और ड्रामा से ही है, अच्छा। और यहाँ के ड्रामा तो हैं ही डिफरेंट, तो कौन नहीं करना चाहेगा। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा एक सवाल अधूरा रह गया था, आपने उसका आंसर नहीं दिया जी। अभी तक, कि अगर पाकिस्तान में आपको काम करने का मौका मिलता है तो ऐसी कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे इन ऑपोजिट, लाइक is your ऐसे favorite? तो नाम बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सारे आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं, लेकिन हाँ आप कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपके जहन में बैठ जाते हैं। तो जो ज़िंदगी गुलजार जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो जो सनम सईद थी, उनकी एक्टिंग काफ़ी सीरियस थी, मतलब तो मुझे कुछ इस तरह के रोल पसंद हैं। तो अगर मौका मिलता है, या अभी जो आयज़ा खान है उनके साथ। अच्छा पाकिस्तान से जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने इंडिया जाकर काम किया है, और इंडिया से भी काफ़ी एक्टर्स ने आकर पाकिस्तान काम किया था, लेकिन अक्सरियत ज़्यादा पाकिस्तानियों की है हाँ जी। जिन्होंने इंडिया में जाकर काम किया है। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो इश्यूज़ हैं, तो इस बारे में, और आप भारत से हैं बेसिकली, वहाँ अदाकारी करते हैं, तो आप बताइए कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, अभी आप अगर पिछले कई साल में देखेंगी तो काफ़ी तादाद बढ़ गई थी पाकिस्तानी एक्टर्स की इंडिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रास्ते बंद हो गए और आर्टिस्ट को भी रोक दिया गया। तो मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों कंट्री की या किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, और आर्टिस्टिक हवाले से इस फील्ड को या क्रिकेट को अलग रखना चाहिए, इस चीज़ को नहीं रोकना चाहिए, मिक्स नहीं करना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल इश्यूज़ को। बिल्कुल। तो जितना भी जल्दी हो सके, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ें फिर से इजी हो जाएं और हम लोग आ जा सकें दोनों कंट्री में, फिर से एक दूसरे के यहाँ काम कर सकें। अच्छा हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, और आप पाकिस्तान के दामाद हैं और पाकिस्तान के मेहमान बने हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान आने की, लेकिन फाइनली यू आर हियर एंड यू आर इन आवर शो। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ कुछ कहिए हमारे नाजरीन के लिए, कोई मैसेज देना चाहें, कोई भी अच्छी बात करना चाहें प्लीज़। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेट्रो लाइव टीवी का, जिनकी वजह से मैं आप सबके सामने आ सका। मैं
आपके चैनल के मार्फत से यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई है आने जाने में, वो दोनों गवर्नमेंट बैठ के सेटल करें और हमें इजी करें आना जाना, और आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए आसानी हो, क्योंकि एक आम आदमी को इस चीज़ से अलग रखना चाहिए पॉलिटिक्स से, मैं ऐसा समझता हूँ। जी इजलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा चिट चैट करके और हमारे प्रोग्राम में आकर। बहुत खुशी हुई मुझे आपके साथ बात करने की। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे आज इंडियन एक्टर इजलाल अली ख़ान, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिदा अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।